नमस्कार, मैं निखिल हूँ और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। हमारे दर्शक जानते ही हैं कि 19 जुलाई 2023 को कैप्टन अंशुमान सिंह ने सियाचिन ग्लेशियर पर शहादत दी। वो 26 पंजाब के रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर थे। 5 जवानों को उन्होंने अपने साहस और वीरता से जीवन दान दिया। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जीवन रक्षक मेडिकल सप्लाइज को बचाने के प्रयास में वो दोबारा एक जलते हुए हट में दाखिल हुए, लेकिन उसके बाद बाहर नहीं आ पाए और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। 22 जुलाई को पूरे राजकीय सम्मान के साथ, सैनिक सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश के देवरिया में अंतिम संस्कार हुआ कैप्टन अंशुमान का। और 26 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह ऐलान किया कि उन्हें उनके साहस के लिए कीर्ति चक्र से अलंकृत किया जाएगा। ये सम्मान 5 जुलाई के रोज कैप्टन अंशुमान की धर्मपत्नी और उनकी माता ने ग्रहण किया और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। दोनों तरफ से कुछ बातें कही गई जिन्हें क्लियर करने की आवश्यकता है और इसके लिए हमने दावत दी है रवि प्रताप सिंह को। आप कैप्टन अंशुमान के पिता हैं, सेना से निवृत्त हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। और इससे पहले हम कुछ भी कहें, ललन टॉप परिवार की ओर से हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं सर आपके परिवार ने जो खोया है उसके लिए। धन्यवाद। सर हम ये जानना चाहते हैं कि एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोग तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि हम घटनाक्रम को स्थापित करें कि किस क्रम में घटनाएं हुई, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप पर आएंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि आपको पहली बार सूचना कब मिली कि कैप्टन अंशुमान नहीं रहे? सुबह 7 बजे मेरी बहू का फ़ोन आया कि अप्पा, अंशुमन के पोस्ट पे कुछ अग्निकांड हुई है और उसमें ये ज़ख्मी हैं और अभी इनको चंडीगढ़ में लाया गया है दवा कराने। तो वहाँ पे मोबाइल चूँकि नॉर्मली काम नहीं करता, व्हाट्सएप चलते हैं, तो अग्निकांड के कारण इनका मोबाइल तो काम नहीं कर रहा था और लोगों से मैंने तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की। इनके जो मित्र थे, जो ऊपर थे, लेकिन कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन कोई देने की स्थिति में था नहीं। तो मैंने सेना के एक्सचेंज में भी लखनऊ और पुणे से कोशिश किया बात करने के लिए, तो ये तो सब बता पा रहे थे कि नहीं, अग्नि की एक दुर्घटना हुई है और उसमें कुछ लोग जख्मी हैं और उनको चंडीगढ़ लाया गया है दवा कराने के लिए। मैंने चंडीगढ़ जाने के लिए टिकट बुक किया, तो मुझे कहा गया कि वहाँ से 403 फील्ड एम्बुलेंस के सीओ ने कि नहीं, आपको चंडीगढ़ भी मत आइए और हम आपको बताते हैं कि क्या ये है। तो मुझे थोड़ा-सा आभास हुआ और उसके बाद 11 बजे के आस-पास में मुझे ये बताया गया कि आपके पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद सर 22 जुलाई को जैसे पार्थिव देह आती है कैप्टन की और उनका अंतिम संस्कार होता है, उस समय क्या माहौल था परिवार में? आप लोगों के बीच किस तरह की बातें हो रही थी? आप याद करना चाहेंगे उस समय को? अ, राइट फ्रॉम 22 जुलाई। देखिए सर, निखिल जी, हमारे परिवार में बिल्कुल सख्त माहौल था। जैसे हमें पता चला, हमने तुरंत अपनी बहू और अपनी बेटी को कहा कि आप लोग कैब करके नोएडा से लखनऊ आइए और इनके माता-पिता को भी कहा, यानी अंशुमन के क्या बोलते हैं, सास-ससुर। सास-ससुर को। वो लोग भी आ गए शाम तक और हमारी बहू और हमारी बेटी भी आ गईं। उसके बाद हमारे परिवार से और लोग भी आ गए थे, गाँव नगर के भी लोग यहाँ लखनऊ में आ गए थे। सांत्वना देने वालों का तांता लगा रहा। फिर उसके बाद हम लोगों ने निर्णय किया कि अब हम अंतिम संस्कार करेंगे अपने यहाँ देवरिया नेटिव प्लेस से। तो रात को हम लोग सब कुछ करने के बाद यहाँ 2 बजे करीब निकले, गोरखपुर पहुँच गए थे सुबह 20 तारीख को। और 20 तारीख को फिर मौसम खराब होने के कारण उनकी, आप ये कहें कि मोर्टल रिमेन नहीं पहुँच पाया वहाँ, जिसके कारण कि 21 तारीख को आया और 21 तारीख को हम पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार सरयू किनारे भागलपुर में हुआ था। और पूरा परिवार संतप्त था, दुखी था और ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारे बीच में किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी है, क्योंकि शादी के बाद भी हमारी बहू के साथ रिश्ते बड़े खुशगवार थे और बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो इवन आप ये कहें कि 5 महीने 10 दिन के बीच में शायद 10 दिन भी अपने यहाँ दीनानगर रही थी, लगभग 5 महीना हमारे यहाँ ही रही थी वहाँ नोएडा में, और बाकी मेरे पुत्र के साथ जो गई थी हनीमून मनाने और ये करके। तो लेकिन उसके बाद जो 13ही का कार्यक्रम हुआ, 13ही के अगले दिन मेरी बहू कहीं कि वहाँ भी कुछ धार्मिक कार्यक्रम है और वो गईं और उसके बाद से ये सारा कार्यक्रम शुरू हुआ और हमें ये चीज़ें, जो कि उनके पिता ने ये नहीं बताया कि ये नोएडा होकर के जा रही हैं, तो लखनऊ आई 3 तारीख को रात में और 4 को सुबह निकलना था। मेरी बेटी भी इनके साथ आई थी। 26
मद्रास रेजिमेंट, जहाँ के ये बालोई बटालियन में आरएमओ थे बेसिक, वहां से इनके बिलोंगिंग, पर्सनल बिलोंगिंग्स लेके बंदा यहाँ आया हुआ था, रात में रुका था हमारे यहाँ। 4 तारीख को जाते समय इन्होंने एक भी सामान देखा नहीं अपनी आंखों से कि मेरे मतलब प्रेमी का या मेरे पति का इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैं ले जाऊं और मैं अपने कलेज से लगा के रखूं। हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, बहुत अधीर होंगी तो नहीं देखा, कोई बात नहीं। उसके बाद ये गई नोएडा, नोएडा गई और 4 घंटा, 4.5 घंटा नोएडा रुकी निखिल जी। और 4 लगभग सूटकेस में, छोटे बड़े सूटकेस में अपने सारे सामान को पैक की। इनकी माता जी इनके साथ में थी, और जिन सूटकेसों में या जहां जहां भी मेरे बच्चे की कुछ सामान थी जो उन सूटकेसों में रही होंगी, इन्होंने उठा करके एक झोले में पैक किया। वो झोला जो अपने यहाँ से लेकर के आई थी, और वो किसी दुकान में जब हम साड़ी उड़ी खरीदते हैं तो मिल जाता है, और उसमें जूता, उसके स्वेटर, उसकी टाई, उसके बेल्ट, सब कुछ पैक था। जब मेरी बेटी गई थी 13 अगस्त को नोएडा में, फ्लैट को खोला, तब मुझे ये पता चला कि थोड़ा सा बड़ा ये हृदय विदारक दृश्य है। उसके बाद ये 8 अगस्त 2023 को ही जो एटीएम इनकी माता जी के पास था अंशुमान की, इन्होंने 16 बज के 37 मिनट पे उसको ब्लॉक कर दिया था। हमने जब पूछा कि उसी नंबर से, वो नंबर उन्हीं के पास था जो अंशुमान के अकाउंट से अटैच था, हमने जब पूछा कि बेटा ये ऐसे मैसेज आया या ये है, तो इन्होंने कहा कि बैंक वाले कर दिए होंगे अप्पा। लेकिन जब हमने फोन किया तो पता चला कि उसी जो नंबर एसोसिएटेड है उस अकाउंट के साथ, उससे फोन करके ये टेम्पोरली बंद कराया गया है। और जो एटीएम उनके पास था वो बंद नहीं था। उसके बाद एक सिम थी, जो सिम हमारे बेटे के नाम पे थी, बेसिक सिम थी। उस सिम पे एक एयरटेल में पूरा पैक लिया गया था। जो पोस्टपेड सिम थे उसमें हमारी बहू का था, हमारे बेटे का था, पत्नी का था और बेटी का था। वो सब इन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि पहले डाटा रेस्ट्रिक्ट किया, और उसके बाद इन्होंने उस सिम को पोस्टपेड से प्रीपेड कर दिया। जब हमने एयरटेल में फोन किया तो पता चला कि ये ऐसा हुआ है कि इस नंबर से फोन करके सबको इसमें से हटा दिया गया है। उसके बाद निखिल जी मैं आपको बताऊं, बातें होती थी हमारी पत्नी से तो 10 बार ये चैट करेंगी तो एक बार करेंगी। जब से इनकी माता जी इनको लेके गई, एक बार भी इनकी माता जी ने आज के दिन तक, 4 अगस्त से लेकर के आज के दिन तक, अपनी सास से यानी अंशुमन की माता से न फोन की न बात की। उसके बाद उनके पिताजी ने कभी भी पहुंच जाने के बाद ये नहीं कहा कि ये लोग हमारे यहाँ शाम को पहुंच गए। मैंने फोन किया अगले दिन कि ठीक ठाक पहुंच गए, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ये लोग पहुंच गए हैं। और उसके बाद जो है आपको बताऊं कि मैसेज से बात मैं करता रहा इनसे। मैंने फोन किया था 10 सितंबर को इनके पिताजी से बात करने के लिए। इन्होंने ये कहा कि हमारा फोन का सिम खराब है और मैं अभी बात नहीं कर सकता, आप कोई मैसेज डाल सकते हैं जो कि चैटिंग में हमारे है। मैंने कहा कि आपके पास क्या कोई ऐसा सिम नहीं है जिससे हम लोग बात कर पाए? इन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, या बोला कि जब संभव होगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। फिर 10 सितंबर के बाद 7 अक्टूबर को मैंने ये इनको मैसेज किया कि सर आपकी तबीयत कैसी है, फोन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, स्मृति कैसी है, मॉम कैसी हैं, आप कैसे हैं, अगर फोन ठीक हो गया हो तो बात करिए, और स्मृति अगर ठीक हो गई हो तो मैं आता हूं या मॉम को भेजता हूं। तब इन्होंने ये कहा था कि पूरे रिलेटिव्स को हमने मना किया है, अंग्रेजी में कन्वर्सेशन है मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, कि हम पूरे रिलेटिव्स को ये कहे हैं कि हम पास्ट लाइफ को भूल जाना चाहते हैं और आप भी पास्ट लाइफ को याद न करिए। और I request you, please don't ask about her stay, where, what and how. Such type of sentence has been posted by him. उसके बाद इन्होंने कहा कि वो एक मेच्योर हैं और इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन ले लेंगी, और जो डेस्टिनी निर्धारित करेगा उसके आधार पे हम आपसे फिर कांटेक्ट करेंगे। मैंने इनसे कहा कि देखिए हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं, और जब मुझे सामाजिक तौर पे लोग पूछ रहे हैं कि आपकी बहू कहाँ है, तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। और वो मेच्योर हैं और मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं उनका, लेकिन हम समाज के प्राणी हैं और मेरा ये मौलिक अधिकार है या मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि मैं अपनी बहू के कुशल क्षेम को पूछूं। और अगर मेरे पास तो मैंने बेटा भी खो दिया, बहू भी खो दी और अब इज्जत भी खो रहा हूं, तो आप बताएं कि ये सिचुएशन अगर आप देखते तो आप क्या सोचते और क्या समझते? उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने नवंबर में 5 तारीख को उनको मैसेज किया, कैसे हैं, कोई रिप्लाई नहीं किया। 1 जनवरी को जब मैंने उनको 19 बज के 41 मिनट में मैसेज किया, विश किया, तो उन्होंने उसका रिप्लाई किया था कि सेम टू यू ब्रदर। उसके बाद मैं 26 जनवरी को उनको ये कीर्ति चक्र बताया कि ऐसे ऐसे मिल गया, तो भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। और उन्होंने एक रिप्लाई किया था कि हम दोनों को ये करते हैं। मैंने ये बताया कि 1 तारीख को हमारे घर पूजन है, उस पूजन में भी ये लेकर के नहीं आए। उसके बाद हम कहे इनसे जाने के लिए, और मैं पंजाब सरकार के सेक्रेटरी से और एडीसी गुरदासपुर से और एजुकेशन सेक्रेटरी से जब बात किया, तब ये हमारे साथ 7 फरवरी को मिलने के लिए तैयार हुए और हमारी इनसे मुलाकात हुई थी सर।
सर मतलब ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो ये ऑब्वियसली आपके परिवार के लिए एक बड़ा मुश्किल वक़्त है और हम ये भी समझ रहे हैं कि ये जो सारी बातें हैं इसमें हमें स्मृति जी के परिवार का भी पक्ष लेना है। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे सुनने में तो ऐसा लगता है कि संबंध अचानक बिगड़े हैं, तो और आपके जो प्रयास रहे इन संबंधों को सँवारने के या स्मृति जी के परिवार से जो उसमें हम देख रहे हैं कि सक्सेस नहीं हुआ, तो उसका आपको क्या कारण लगता है? सर मुझे आज तक निखिल जी यही नहीं पता चला कि ये इसके पीछे कारण क्या है। मैं तो अभागा पिता हूँ कि मैं ये जान नहीं पाया कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। मैं 7 जब तारीख को सर जब सा जैसे आप बता रहे हैं कि 7 फरवरी आप बता रहे हैं जी, कि जी, 7 फरवरी को एक मुलाकात होती है आपके प्रयासों से, जैसा आपका कहना जी, है। हम इस बारे में स्मृति जी के परिवार का भी पक्ष जानना ही चाहेंगे। तो बिल्कुल। उस दौरान आपने कुछ बात को ठीक करने की कोशिश की कि जो ये असहजता है उसको दूर कर लिया जाए? बिल्कुल, हमने उनसे पूछा कि ये बताएँ बात नहीं करके किस समस्या का समाधान किया जा सकता है? हम लोगों को बात करना चाहिए और स्मृति ने ये जो चीज़ें की हैं, ये ठीक नहीं है। स्मृति भी वहाँ मौजूद थी, तो उन्होंने कहा कि ये अभी डिस्टर्ब हैं, इनको कुछ टाइम चाहिए। मैंने कहा कि स्मृति जी 10 दिन के बाद ही ठीक हो गई थी और किसी विद्यालय में अध्ययन अध्यापन के कार्य से जुड़ गई थी। तो आप बताएँ कि कौन-सा विद्यालय है, जो किसी मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को अध्यापन के कार्य से लगाएगा? क्योंकि अध्ययन अध्यापन का कार्य ऐसा नोबल प्रोफ़ेशन है कि आपको अपने अध्येता के प्रश्नों को बड़े मार्मिक तरीके से और लॉजिकल तरीके से आपको बोध कराना होता है, तभी आप ये कार्य को कर पाते हैं। और उसके बाद उन बातें हुई तो मैंने एक प्रश्न रखा कि देखिए मुझे क्या पैसा मिला है, कहाँ से मिला है, मुझे कोई पैसे से मतलब नहीं है, सामान भी आपने नहीं लिया, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सम्मान माता को मिला है जो 9 महीने पेट में पाली हैं, तो आप ये सम्मान माता जी को ग्रहण करने दें और ये सारा पैसा आप लेकर के जाएँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो सरकार हमारा अधिकार देती है, मैं उसके साथ समझौता नहीं करूँगा, मैं इसको छोड़ूँगा नहीं। तो मैंने कहा कि अब माँ-बाप के अधिकार सब खत्म हो गए और पत्नी के 5 महीने में अधिकार हो गए, तो उन्होंने कहा कि ये बात आप सरकार से कहें। हमने कहा जिन चीज़ों का सामना हमें 2 साल बाद करना है, आप बताएँ कि आखिर हम क्या करें? और फिर हमने कहा कि क्या मैं कोर्ट जाऊँ? उन्होंने कहा कि आपकी मर्ज़ी, आप कोर्ट जाइए और उसके बाद उन्होंने हमारा नंबर भी बंद कर दिया, उसके बाद हमारी कोई बात हुई नहीं। जी, इस चीज़ को मैं थोड़ी-सी स्पष्टता अभी लेकर के चाहता हूँ सर कि जिस तरह से प्रेस में कुछ स्टेटमेंट्स आपके आए हैं या जो प्रेस में जिस तरह से रिपोर्ट हुआ है उसको लेकर बहुत मतलब प्रश्न उठाए गए हैं। एक बयान ये था कि वो सारी चीज़ें लेकर के चली गईं। कीर्ति चक्र लेके चली गईं। इस भाषा में बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या परिवार का टेक यही है? अभी क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहीं पीछे छोड़ दी। तो इस चीज़ को आप थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे? नहीं, सारी चीज़ें लेकर के चली गई ये कहना गलत। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक्स ग्रेशिया था 50 लाख रुपए का वो नियमानुसार 70 और 30% के हिसाब से जी, 35 लाख उनको मिला और 35-15 15 लाख हुआ। 15 हमको मिला। उसके बाद जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड का पैसा था, वो चूँकि 1 साल की शादी थी, विल में 67-33% था, लेकिन वो 50-50 डिवाइड हुआ माता के खाते में और पत्नी के खाते में। उसके एजीआईएफ बाद जो का। जी। एसीआईएफ का, जो डीएसओपी अकाउंट का पैसा था, क्योंकि मेरे पुत्र का जो खाता खुला था, वो 9 साल की उम्र में 2005 में खुल गया था और वो मेरे अंडर गार्डियनशिप में था, तो हुँ। कोई भी माइनर अपना नॉमिनी डिक्लेयर नहीं कर सकता। जब ये अधिकारी बने तो वो खाता फिर डीएसओपी फंड में कन्वर्ट हुआ और वो मेरे ही अंडर गार्डियनशिप में था जब उनके सिग्नेचर जब तक नहीं लगे थे, तो उसमें कोई नॉमिनी नहीं था। तो उस आधार पे लीगल हेयर के आधार पे वो पैसा हमारे खाते में क्रेडिट हुआ। उसके बाद जो भी एक्स ग्रेशिया का पैसा चाहे जेएनके सरकार का है या चक्रा का पैसा है या डीएसओपी फंड का पैसा है या जो एक्स ग्रेशिया है केंद्र सरकार का, ये हमें कुछ भी पता नहीं चला कि कितना मिला और कहाँ गया या पेंशन उनकी कितनी मिल रही है, क्या है? क्योंकि उन्होंने ना बताया, ना मुझे आधिकारिक तौर पे बताया गया। तो निश्चित रूप से जो एनोका का नियम है, वो उन्हीं को मिला होगा या मिलने की प्रक्रिया में होगा। जी, क्योंकि व वही हम जैसे बहुत सारे लोगों ने यही कहा मतलब जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनका यही कहना है कि रवि प्रताप जी तो खुद सेना में रहे हैं, उनको सेना के नियम पता हैं। और वो जानते हैं कि एनओके के सिद्धांत के हिसाब से हक किसका बनता है। जो भी मतलब कैप्टन अंशुमान ने जिसे भी अपना एनओके बनाया उसी के खाते में वो सारी चीज़ें गई हैं, तो फिर विवाद की स्थिति क्यों है? बिल्कुल, विवाद की स्थिति सर ये आई है देखिए कि जब हम राष्ट्रपति भवन में गए थे चकरा लेने के लिए, उस समय हमारी जो बहू आई थी, तो रिहर्सल के दिन जैसे 1 दिन पहले 4 तारीख को जी, आर्मी ऑफिशियल जो ये बात की पूरे कि हम सिविल लोग ड्रेस जो थी। है हमने कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करना है। वहाँ आवा की कुछ भद्र महिलाएँ आई थीं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने भी कोशिश किया बातचीत कराने की।
तो उनके माता पिता और हम दोनों के बीच में बात हुई और हमने उनसे पूछा कि हमने क्या खता की, और ये जो आपको बताया सारे पॉइंट उनको हमने बताया, और उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि नहीं, हमसे गलती हुई और सारी हम अपनी गलती मानते हैं, अब आगे की बात करते हैं। हमने कहा बिल्कुल आगे की बात करते हैं। तो उसके बाद हमारी बहू वहां नहीं थी, लेकिन सुबह जब जा रहे थे रिहर्सल के लिए तो मेरी बेटी वहां पे थी उस होटल में, और उसी लिफ्ट में ये मेरी बहू और मेरे उनके पिताजी थे। तो मेरी बेटी ने मेरी बहू से बात किया, बोला भाभी कैसी हैं, नमस्ते किया, और बोला कि हमें तो कम्युनिकेशन को स्थापित करना चाहिए भाभी। तो उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू। तो मेरी बेटी ने तत्काल कहा था कि कोई बात नहीं, और उनके पिताजी को कहा था कि अप्पा अंकल कम से कम अपनी बेटी को और कुछ सामाजिक और कुछ पारिवारिक और दुनियादारी सिखाई। और उसके बाद ये गई थी राष्ट्रपति भवन में, रिहर्सल हुआ। रिहर्सल में मेरी पत्नी ने वो जो पुरस्कार स्वरूप जो प्रतीक दिया जा रहा था उस दिन, उसको, क्योंकि दो आदमी जब संयुक्त रूप से लेते हैं तो दोनों तो नहीं रख सकते, कोई छोड़ता है और कोई अपने हाथ में रखता है। तो मेरी बहू ने हाथ छोड़ दिया होगा और मेरी पत्नी ने वो हाथ में रखा। तो जब हम लोग रिहर्सल के बाद वापस आए तो 26 पंजाब के सीओ साहब कर्नल निलवर साहब आके हमसे कहे कि ऐसा है कि आंटी ने उसको पकड़ के रखा था तो ये अच्छा नहीं लगा, तो ये कहिएगा कि आंटी केवल हाथ लगा करके उसको छोड़ देंगे और स्मृति को लेने देंगे। मैंने कहा पूरा बिल्कुल, मैंने कहा पूरा डेकोरम मेंटेन किया जाएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है तो हम और हमारी पत्नी हम राष्ट्रपति भवन में भी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप चलिए। तो हाँ, तो उसके बाद जब फिर हम गए लेने के लिए तो उसमें मैंने इनसे कहा था कि आप ऐसा करिएगा, केवल हाथ सिंबॉलिक तौर पे लगा के छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहां आप अपने हाथ में मत रखिएगा। तो ये गई और ये झिझक बस उसमें हाथ जब राष्ट्रपति महोदया देते समय इनकी तरफ देखी तब इन्होंने हाथ बढ़ाया। ये तब तक हाथ भी नहीं बढ़ाई थी जब तक आपने देखा होगा उस फाइट में, जूम करके देखेंगे पहले, कि केवल स्मृति और राष्ट्रपति महोदया का हाथ है। फिर इन्होंने अपने हाथ लगाया और तत्काल हाथ हटा लिया। फिर जब हम लोग बाहर निकले वहां से चाय पानी के बाद, तब वहां पे एक फोटो के समय वही सीओ साहब बोले कि आंटी एक बार हाथ में पकड़ लीजिए, और एक फोटो हुआ था फैमिली का जो कि पब्लिक डोमेन में हो सकता है कि ना हो। उसके बाद हमने वो पुरस्कार मेरी बहू के हाथ में गया और हम भारत मंडपम में खाना खाने गए। रात को 10 बजे तक रहे, सोफे पे अगल बगल बैठे रहे, लेकिन मेरी बहू ने एक बार भी यह नहीं कहा कि अप्पा या अम्मा ये देख लो कि ये पुरस्कार है आपके बेटे का। और मैं तो वो अभागा पिता हूं जो केवल दर्शक दीर्घा में बैठ के देख पाया, हाथ से भी नहीं छू पाया। एक फौजी, एक्स फौजी के नाते मैं उसकी मर्यादा और गरिमा को समझता हूं, लेकिन मेरे विचार दिल में ही रह गए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर मैं मांगता हूं या हाथ लगाता हूं तो कल रिहर्सल के टाइम अगर ये बात हुआ है और यहाँ नागवार गुजरा तो हो सकता है कि इशू बन जाए। इसलिए मैं अपनी भावनाओं को काबू करके और वहां कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद उस सीओ साहब से कहा था कि एक जो प्रतिमा लग रही है लखनऊ में, आप कहिए कि या तो वो आए या वो उस बस्ट को दे दें, इस पुरस्कार को दें जो कि उसकी छाती पे लगाया जाएगा जो उस बहादुर का था। उसके बाद मैं सत्सम्मान वापस कर दूंगा। 4 बार, लेकिन कोई उनके पिताजी से भी कहा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और जब मैं रक्षा मंत्री से मिल करके अभी अशोका होटल 6 तारीख को जा रहा था, तब तक वो लोग चेकआउट करके जा चुके थे। मैंने बात करने का प्रयास किया, उनके पिताजी का फोन बंद था। उनके चाचा को, राजीव जी को फोन किया, मैंने बोला कि उनसे बात करना चाहिए, और कोई उनका ना जवाब आया ना ही उन्होंने सीओ साहब को बताया कि हम देंगे या हम आएंगे, हम क्या करेंगे। बस बोला कि हम देखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या कोई आश्वासन आपको मिला है रक्षा मंत्री की ओर से सर? नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जब मैं मिला था तो मैं केवल उनको कृतज्ञता प्रकट करने के लिए गया था कि देश के रक्षा मंत्री हैं और इतना बड़ा कीर्ति चक्र मिला, और हमारे यहाँ के सांसद भी हैं लखनऊ के, इसलिए मैं गया था। और मुझे पहले भी मैं उनसे मिला था, तो जब भी मैं मिलता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं अपने बड़े भाई के तौर पे मिला हूं। तो मैंने ये बात हालांकि उनकी नोटिस में डाल दी थी कि मेरी बहू का रवैया मेरे साथ ये था, लेकिन चूंकि निर्धारित नियमावली के हिसाब से और सामाजिक मुद्दा होने के कारण उन्होंने भी कहा कि चलिए क्या कर सकते हैं। सर, आपने अपना पक्ष पूरी तरह से रख दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ एक और चीज, जिस चीज को लेकर के कई लोगों को आपत्ति हुई या कई लोगों ने उसको अलग संदर्भ में लिया। एक आपके बयान को लेकर के चर्चा खूब हो रही है, जिसमें आपने कहा है कि स्मृति जी अपना जीवन जिस तरह से आगे बढ़ाना चाहें उसमें आप उनका साथ देंगे। उसी का एक क्लिप खूब चल रहा है जिसमें आप कहते हैं कि आपके एक दूसरे पुत्र भी हैं, आप उनसे भी चाहेंगे तो विवाह। आप उस बात को स्पष्ट करना चाहेंगे कि आप वास्तव में कहना क्या चाह रहे थे? बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरा 20 तारीख को ही जब हम गोरखपुर में थे और अंशुमान का पार्थिव शरीर अभी नहीं आया था, तो स्मृति के पिताजी ने इस बात को छेड़ी थी, वहां 1-2 लोग और थे, कि अभी तो केवल 26 साल की उम्र है। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरी बहू अखंड वैधव्य को झेले, और 26 साल की उम्र कुछ नहीं होती है। मैं पूरी इज्जत के साथ अपने घर से उसकी विदाई करूंगा और शादी करूंगा। हम दोनों परिवारों का सहयोग रहेगा। अगर वो शादी करना
जहां भी कहेंगे वहां हम शादी कर देंगे। अगर वो कहेंगे कि हम शादी बाहर नहीं करेंगे, अंशुमान की लीगेसी के साथ परिवार में रहेंगे, तो उस समय इनसे भौतिक रूप से मेरा बेटा केवल 2 साल छोटा है, मैं उस प्रश्न में भी विचार करके और मैं अपने बेटे के साथ भी अपनी बहू का शादी कर सकता हूं। अगर वो कहती हैं कि मुझे शादी नहीं करना है, जैसा कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि विक्रम बत्रा की मंगेतर ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो मैं बोला अगर क्या पता, क्योंकि उस समय स्मृति जी से तो ये पूछा नहीं जा सकता था, निर्णय स्मृति जी का था। इसलिए निखिल जी, हमने ये कहा कि अगर ये शादी नहीं करने का भी निर्णय लेती हैं, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, और उस समय मेरे इस पुत्र से जो भी बालक या बालिका होगी, उनके हम गोद में देंगे और हमारे घर की बड़ी बहू रहेंगी, और उस पुत्र का नाम या पुत्री का नाम हम अंशुमान का ही रखेंगे, और जो भी हमारी लीगेसी है वो इनको पूरी तरीके से पास ऑन की जाएगी। तो मैंने उसमें कदापि नहीं कहा था कि नहीं, मैं जो चल रहा है कि मैं अपने पुत्र के साथ शादी करना चाहता था, कदापि नहीं। हुआ तो एक सामाजिक तौर पे कोई भी पिता यही कहेगा जो मैंने कहा, एक सामाजिक शिष्टाचार के नाते। और अब ये कंफर्म कर दूं कि आज के परिवेश में ये व्यवहारिकता देख करके तो मैं अपने इस पुत्र की बलि कदापि नहीं चढ़ाऊंगा, और उनसे किसी कीमत पे मैं शादी नहीं करूंगा। ठीक है सर, आपने तमाम विषयों पर अपना पक्ष रखा। हम माफ़ी चाहते हैं कि आपके परिवार में एक तो कैप्टन की शहादत होती है, उसके बाद में फिर ये सारी सबसे चीज़ें हो लेकिन रही ये हैं। एक बात, सबसे सबसे दुखद घटना मेरे साथ ये हुई कि जब हम अपने पुत्र को अंत्येष्टि क्रिया करने जा रहे थे, यहां से उनके पिताजी भी जा रहे थे, किसी टोल प्लाजा पे भी मैंने किसी का 1 रुपया नहीं लगने दिया। जिस गाड़ी में वो बैठे थे स्कॉर्पियो में, उसमें राजेश जी बैठे थे, माने अंशुमान के सास ससुर बैठे थे, अंशुमान की वाइफ बैठी थी, हमारी पत्नी और हमारी बेटी बैठी थी। तो मैं एक टोल प्लाजा पे भी किसी का 1 रुपया लगने नहीं दिया, या तो उस ड्राइवर से दिलवाया या मेरी गाड़ी खुद आगे गई, और पूरे उस एंटायर प्रक्रिया में भी मैंने 1 रुपया किसी का नहीं लगने दिया। लेकिन जो 10,000 रुपया अंतिम क्रिया के लिए स्टेशन हेडक्वार्टर देता है, उसको भी स्मृति के परिवार द्वारा यह पूछा गया कि वो फ्यूनरल राइट्स का पैसा कहां गया, जो कि कफन खरीदने के लिए होता है। तब मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे बेटे की शहादत का सौदा हो रहा है। यह मेरे हृदय को चीर देने वाली बात। और यही बात मैंने उनके पिताजी से भी कही, कम से कम ये तो नहीं करना था कि आप ये तो ना पूछते 10,000 रुपए के लिए, या वो ना पूछते कि ये कहां गया। इसका मुझे मलाल पूरी जिंदगी रहेगा, क्योंकि मैं जब स्टेशन हेडक्वार्टर में पूछने नहीं गया, लेने नहीं गया, क्योंकि वो तब की बात थी जब फौज बहुत गरीब हुआ करती थी और लोग गरीब हुआ करते थे, तो अंतिम समय में पैसा हो ना हो फौज सहायता देती थी। तो जिस चीज को मैं नहीं लेने गया, वो मेरे बेटे की शहादत का सौदा था, वो मुझे हृदय में एक टीस की तरह से याद भी चुभ रहा है। सर, आपने अपनी सारी बातें रखी हैं। क्या कोई अंत में कोई क्लोजिंग रिमार्क आप देना चाहेंगे कि आप इस विषय पर आपकी अब आप क्या चाहते हैं? आपका परिवार क्या चाहता है? जैसे लखनऊ में मैं ये चाहता हूं निखिल जी कि एनओके सिस्टम में एक ऐसा परिवर्तन हो जो सर्वग्राह्य हो, सर्वमान्य हो, और दोनों ही परिस्थितियों के लिए अनुकूल हो, वो विषम परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो। अगर वाइफ जाती है, कब जाती है, कितनी लीगेसी है, ये सबको देखते हुए होना चाहिए। और कम से कम रेप्लिका के साथ 2 देना चाहिए कि अगर पत्नी जाती है तो माँ बाप के साथ भी एक शहादत का ये रहे। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि मैं वो पहला पिता था, पहला, या ये कहें कि मेरी डीएनए में था कि मैं अपने पुत्र के शहादत के बाद ये कहा कि वीरों की तरह से शहीद हुआ कि कायरों की तरह से। और गोरखपुर में पहला व्यक्ति था जो अपने लोगों को, प्रोटोकॉल को हटा के आर्मी को और सलूट देने गया, और पूरी मेडल के साथ गया था। वहां की फोटो आप देखेंगे तो मेरे अपने छाती पे जो मुझे मेडल भारत सरकार ने दिए थे, वो सारे मेडल को लगा करके और अपने बेटे को सलूट दिया था आखिरी, और सम्मान के साथ, कुछ जज्बात के साथ कि मेरा बेटा मां बाहर। लेकिन मैं अपने कीर्ति चक्र को जब हाथ में नहीं ले पाया और देख भी नहीं पाया, तो इस मलाल से ये बातें जो सारे बज़्म हुई हैं, जो परिवार की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए और किसी कारण से हो गई हैं, तब ये मैं बात रखता हूं कि और कोई दूसरा अंशुमान ना हो। और मैं ये चाहता हूं कि तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझे, कहां तक चलेंगे किनारे किनारे। और उम्मीद भी करता हूं कि सरकार उसमें एक व्यापक पैमाने पे बातचीत करके और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म करेगी, जिससे कि दोनों परिवारों को और समाज को भी, सरकार को भी विन विन सिचुएशन होगी और किसी को कोई शिकायत नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद सर हमसे बात करने का। आपने अपना पूरा पक्ष रखा है। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि रवि प्रताप जी ने अपनी बातें रखी। ललन टॉप का पूरा प्रयास रहेगा कि स्मृति जी के परिवार से भी संपर्क हो, उनसे भी उनका पक्ष इसी विस्तार बिल्कुल के सर, और साथ जाना जैसे अगर जाए। मुलाकात होता है तो हमें भी अवगत कराइएगा कि हम अपनी खता को जान पाए कि क्या है। तो उसे भी ललन टॉप रखने का हमारे दर्शकों के सामने प्रयास करेगा। रवि प्रताप जी, आपने हमसे बात की और जाने अनजाने दिल ललन टॉप से इस बातचीत में आपके पुराने जख्मों को अगर हमने कुरेदा है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।